नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। और पार्ट नंबर 4 जो कि आज हम करने वाले हैं, इसके अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोला जाता है सेल का ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। उसको क्या बोला जाता है? सेल का ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सेल के अंदर एक तरह का जाल या फिर नेटवर्क होता है जो अलग अलग जगहों के बीच मटेरियल के ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग में मदद करता है। इसी नेटवर्क को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये सेल है। सेल के अंदर यहाँ पर कोई पदार्थ बना, इस पदार्थ को दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो पूरी सेल के अंदर एक जाल होता है, यानी एक नेटवर्क होता है। उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस में सहायता करता है? ये जो मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, यानी ट्रांसपोर्ट करने में उसका, और उसकी प्रोसेसिंग करने में मदद करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर फैली हुई मेम्ब्रेन की नेटवर्क जैसी संरचना है जो सेल के अंदर पदार्थों के निर्माण, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक मेम्ब्रेन जैसी नेटवर्क की संरचना है। यह पदार्थों के निर्माण में, उसकी प्रोसेसिंग में और ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है। आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो वर्ड है एंडोप्लाज्मिक, इसको हम दो में तोड़ देते हैं, एंडो और प्लाज्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म से संबंधित। तो पूरे का नाम क्या बन जाएगा? एंडोप्लाज्मिक, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, इसका मतलब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क, इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मतलब हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क। साइटोप्लाज्म के अंदर का जो नेटवर्क है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई सिंपल ट्यूब नहीं है। यह सेल के अंदर मेम्ब्रेन की इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। इसमें ट्यूब्यूल्स, फ्लैटेंड सैक्स, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स जैसी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। ट्यूब्यूल क्या हैं? ट्यूब्यूल छोटी नली जैसी संरचना होती हैं। सैक क्या हैं? सैक थैली, चपटी, थैली जैसी संरचना होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर फैली हुई नलियां और चपटी थैलियों का मेम्ब्रेन नेटवर्क कह सकते हैं। यानी इसमें नली भी होती हैं और ऐसे चपटी हुई थैली लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं। इस प्रकार से ये जुड़ी होती हैं। ठीक है। इसके बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है, ये हमें देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेम्ब्रेन से, यानी झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गेनल है। इसकी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इसकी मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से, जिसमें प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। इसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक ऑर्गेनल है। इसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल होती हैं, एनिमल सेल होती हैं। यानी वो सेल जिनके अंदर ऑर्गेन बाउंडेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, तो उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो नीचे देखिए, जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर
प्रोकैरियोट्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। अब तुम्हें एक क्वेश्चन बताना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसकी साइज कितनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्स की साइज कितनी होती है, सेल्स साइज, ये आपको बताना है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज कितनी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और इसके साथ साथ इससे पीछे वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो उसकी थिकनेस होती है 7 से 10 नैनोमीटर, उसकी थिकनेस होती है 7 से 10 नैनोमीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया था तुषार दानिया ने, तुषार दानिया ने, क्राफ्टी एंड ने, अर्पिता ने, इन तीनों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था भाई। और साथ में एक क्वेश्चन और था कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस का कनेक्शन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस का क्या कनेक्शन है, ये हमें देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इन्वलोप की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस हो सकती है, यानी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से जुड़े हुए मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूक्लियस के बाहर की न्यूक्लियर इन्वलोप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन नेटवर्क आपस में कनेक्टेड या कंटिन्यूअस हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, वो डबल लेयर होती है, और उसके अंदर पोर्स भी होते हैं ऐसे यहाँ पे, यानी छिद्र भी होते हैं। तो इसके ऊपर ही जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ही लेयर्स जुड़ी होती हैं, और इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स की वजह से ये रफ लगते हैं देखने में, तो इसलिए इनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए इनको माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो ये स्मूथ दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स छोटे छोटे डॉट जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ यानी दानेदार दिखाई देती है। इसलिए राइबोसोम प्लस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखने की ट्रिक क्या है, रफ बराबर राइबोसोम, यानी आर से हो जाएगा रफ और आर से हो जाएगा राइबोसोम। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी राइबोसोम की वजह से जो रेटिकुलम है वो रफ हो जाता है, रफ दिखाई देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है भाई। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। और राइबोसोम्स का मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस और शुरुआती प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण है जो
सेल से बाहर सीक्रेटेड होने वाले हों, यानी सेल से बाहर सीक्रेट होने वाले प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनने वाले हों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कुछ कंपार्टमेंट्स में जाने वाले हों, यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है उसके कंपार्टमेंट्स के अंदर जाने वाले हों, उन प्रोटीन के सिंथेसिस में ये महत्वपूर्ण है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने और उसे आगे प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करने में मदद करता है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में मदद करता है? प्रोटीन की प्रोसेसिंग करने में, उसके ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अब एक बार हम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको कंपेयर करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है RER, ये किसकी वजह से रफ होता है? राइबोसोम्स की वजह से, यानी जो लेयर होती है उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, उनकी वजह से रफ दिखाई देता है। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। रेटिकुलम की कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के कई फंक्शन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लिपिड सिंथेसिस, यानी फैट्स या लिपिड बनाने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फैट्स और लिपिड्स बनाने में मदद करता है। फैट्स और लिपिड्स बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ सेल्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भूमिका निभाता है, कैल्शियम स्टोरेज में भूमिका हो सकती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या क्या करता है? लिपिड बनाता है और फैट की सिंथेसिस करता है। इसके बाद देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस को कम हार्मफुल बनाना या शरीर से निपटने योग्य बनाना। यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको कम हार्मफुल बनाना और सेल से निपटने योग्य बनाना। विशेष रूप से लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी विशेषकर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा रूप में यानी डोमिनेट करता है लीवर सेल्स के अंदर, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है। यानी डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट वाला काम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यानी जो मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसको ऐसे मान लो कि सेल एक बड़ा शहर है, जैसे मान लो ये सेल है, ये एक बहुत बड़ा शहर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस शहर के अंदर रोड या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इसके अंदर रोड्स हैं। तो रोड्स क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट पाइप नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, यह मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण है। यानी इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है और ट्रांसपोर्ट भी होता है, यानी तीनों काम होते हैं। इसके बाद देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे आसान डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका सरफेस स्मूथ होता है, सरफेस रफ होता है सॉरी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस स्मूथ होता है। तीसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। चौथा, कुछ प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट या प्रोसेसिंग में भूमिका होती है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिटॉक्सिफिकेशन आदि में भूमिका होती है। याद रखने की तरीका है, रफ यानी राइबोसोम, और राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ को याद कैसे रखोगे? इसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो ये लिपिड की जो सिंथेसिस होती है उसमें भूमिका निभाता है। इसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं?
क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन नेटवर्क सेल के अंदर अलग अलग रीजन्स के बीच मटेरियल्स की मूवमेंट और प्रोसेसिंग में मदद करता है। इसीलिए इसको हम सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, यानी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसकी प्रोसेसिंग करना, इनमें मदद करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। इसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का कनेक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना प्रोसेस्ड मटेरियल आगे कहाँ जाता है। जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल प्रोसेस करके पहुंचा तो दिया, लेकिन उसको कहाँ पहुंचाएगा, उसका नाम है गोल्जी अपरेटस। यानी उसके बाद में गोल्जी अपरेटस के पास में वो सब्सटेंस पहुंचता है। वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी सेल्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होता है। यानी गोल्जी अपरेटस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी सेल्स के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा है। कैसे काम होता है देखो, राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद में ये जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, उसको सोर्टिंग करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करता है और उसको पैकिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन सेल्स में ज़्यादा विकसित हो सकता है। जिस सेल को बहुत अधिक प्रोटीन बनाने की आवश्यकता होती है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विकसित हो सकता है। यानी जिसमें प्रोटीन अधिक चाहिए उन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। और जिन सेल्स में लिपिड या डिटॉक्सिफिकेशन जैसी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। उदाहरण के लिए लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन सीक्रेटिंग सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट हो सकता है, यानी प्रचुर मात्रा में हो सकता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी ये झिल्ली से घिरा हुआ एक ऑर्गेनल है। तीसरा है यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, यानी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स की एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मुख्य प्रकार हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छठा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। सातवां है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेसिंग और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आठवां है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। नाइन्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। टेंथ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। और 11वां पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग नेटवर्क के रूप में भी काम करता है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग नेटवर्क का काम करता है। और लास्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हैं। इस प्रकार से हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।